यूक्रेन और रूस का इतिहास और संस्कृति बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की जड़ें पूर्वी स्लाविक सभ्यता से जुड़ी हैं। सदियों तक वो पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च और रूसी साम्राज्य के नीचे रहे, लेकिन यूक्रेन हमेशा से अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। रूस के राज होने के बावजूद यूक्रेन की राष्ट्रीय चेतना बनी रही। 19वीं सदी में ये चेतना और भी ज्यादा फैल गई, लेकिन सोवियत शासन में इसे दबा दिया गया। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन आजाद हो गया। ये ऐतिहासिक घटना यूक्रेन के एक आजाद देश के रूप में उभरने का प्रतीक थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच के लंबे इतिहास ने उनके रिश्ते पर हमेशा साया डाला। सोवियत संघ के टूटने से बहुत सी चीजें अधूरी रह गईं, जैसे कि क्रीमिया प्रायद्वीप का दर्जा। क्रीमिया, जहां ज्यादातर रूसी लोग रहते हैं, 1954 में सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने रूस से यूक्रेन को दे दिया था। ये छोटी सी बात आगे चलकर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनी। 2004 की ऑरेंज क्रांति ने रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती दूरियों को दिखाया। मॉस्को ने यूक्रेन में हुए इस लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को अपने हितों के लिए खतरा माना। रूस ने विरोध प्रदर्शनों को अपने इलाके में पश्चिमी देशों की दखलंदाजी के रूप में देखा। ऑरेंज क्रांति धांधली वाले चुनाव को पलटने के अपने लक्ष्य में नाकाम रही, लेकिन इसने पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन की नजदीकी की इच्छा को जाहिर किया। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की इच्छा ने तनाव को और बढ़ा दिया। रूस के लिए पश्चिमी सैन्य गठबंधन नेटो में यूक्रेन की संभावित सदस्यता एक लाल रेखा थी। मॉस्को ने नेटो के विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा और शीत युद्ध के बाद किए गए वादों का उल्लंघन माना। ये तनाव, जो इतिहास और भू राजनीति में निहित थे, 2014 में होने वाले संघर्ष का आधार बने। साल 2014 रूस यूक्रेन संबंधों में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कीव में महीनों तक विरोध प्रदर्शन के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच रूस भाग गए। उनके जाने के बाद बिना किसी निशान वाले रूसी सैनिकों ने, जिन्हें बाद में छोटे हरे आदमी कहा गया, क्रीमिया के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। जल्दबाजी में कराए गए एक जनमत संग्रह, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नाजायज ठहराया, ने रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे का रास्ता साफ कर दिया। उसी समय यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में अशांति फैल गई। रूस समर्थक अलगाववादियों ने मॉस्को के समर्थन से दोनेत्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट में सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। ये ज्यादातर रूसी भाषी क्षेत्र एक ऐसे संघर्ष का मैदान बन गए जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। सितंबर 2014 में मिन्स्क प्रोटोकॉल नामक एक कमजोर युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन इससे लड़ाई खत्म नहीं हुई। क्रीमिया पर कब्जा और डोनबास में युद्ध रूस और यूक्रेन के रिश्ते में एक नए और खतरनाक दौर की शुरुआत थी। रूस के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई और उस पर प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हालांकि इन उपायों से मॉस्को को यूक्रेन में अपने उद्देश्यों का पीछा करने से रोकने में बहुत कम मदद मिली। महीनों तक सैन्य तैनाती और कूटनीतिक चालबाजियों के बाद रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया। इस हमले, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान बताया, ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रूसी सेना ने कई दिशाओं से यूक्रेन पर हमला किया, राजधानी कीव सहित प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। पुतिन का कहना था कि उनका लक्ष्य यूक्रेन को निःशस्त्र करना और नाजीवाद से मुक्त करना है, लेकिन इन दावों को बिना किसी उकसावे के युद्ध के बहाने के तौर पर खारिज कर दिया गया। इस हमले की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से मांग की कि रूस तुरंत अपनी सेना यूक्रेन से वापस बुला ले। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगियों ने रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी वित्तीय प्रणाली, ऊर्जा क्षेत्र और कुलीन वर्ग प्रभावित हुए। पश्चिमी देशों से यूक्रेन में सैन्य सहायता पहुंची, जिससे उसके बचाव को मजबूती मिली और वह रूसी हमले का विरोध करने में सक्षम हुआ। शुरुआती असफलताओं के बावजूद रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में खेरसोन शहर पर कब्जा करके और बंदरगाह शहर ओडेसा की ओर बढ़ते हुए महत्वपूर्ण फायदे हासिल किए। हालांकि कीव और उत्तर के अन्य प्रमुख शहरों पर कब्जा करने के उनके प्रयासों का सामना यूक्रेन के जबरदस्त प्रतिरोध से हुआ। रूसी सेना को रसद संबंधी समस्याओं, कम मनोबल और अप्रत्याशित रूप से मजबूत यूक्रेनी सुरक्षा का सामना करना पड़ा। हमला, जिसके बारे में पुतिन ने शायद सोचा था कि यह एक तेज जीत होगी,
एक खूनी युद्ध में बदल गया। जैसे ही यूक्रेन में युद्ध अपने दूसरे साल में प्रवेश कर गया, जमीनी स्थिति अस्थिर बनी रही। रूसी सेना ने अपना ध्यान पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया, जिसका उद्देश्य दोनेत्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट पर पूरी तरह से कब्जा करना था। डोनबास में भीषण लड़ाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। रूस ने धीरे धीरे फायदा हासिल किया, लेकिन भारी कीमत पर। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हिमार्स रॉकेट लॉन्चर सहित तेजी से आधुनिक हथियार प्रणालियां दी, जो रूसी ठिकानों के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित हुईं। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए, जिससे वह वैश्विक अर्थव्यवस्था से और अलग थलग पड़ गया। कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद युद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता बहुत कम आगे बढ़ी। दोनों पक्षों ने प्रगति की कमी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन में युद्ध एक गतिरोध बन गया था, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नजर नहीं आ रहा था। भाग 5, बदलता रुख। 2024 साल 2024 में युद्ध की गति में बदलाव देखा गया। पश्चिमी हथियारों और प्रशिक्षण से मजबूत होकर यूक्रेनी सेना ने खार्किव और खेरसोन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक जवाबी हमले शुरू किए, जिससे काफी इलाका आजाद हुआ। यूक्रेनी सेना की युद्ध के मैदान में सफलताओं ने उसकी बरहती क्षमताओं और रूस की सैन्य कमजोरियों को दिखाया। युद्ध के मैदान में बढ़ते नुकसान और असफलताओं का सामना करते हुए पुतिन ने सितंबर 2024 में आंशिक रूप से सेना जुटाने की घोषणा की, जिसमें सैकड़ों हजार आरक्षित सैनिकों को बुलाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूस में सेना जुटाने की यह पहली घटना थी, जिससे विरोध प्रदर्शन हुए और सैन्य योग्य पुरुष देश से भाग गए। इसने युद्ध की बढ़ती लागत के बावजूद क्रेमलिन के युद्ध जारी रखने के दृढ़ संकल्प को भी रेखांकित किया। भाग 6, जमा हुआ मोर्चा। 2025 अप्रैल 2025 तक यूक्रेन में युद्ध अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। युद्ध की रेखाएं काफी हद तक स्थिर हो गई हैं, लेकिन पूर्वी डोनबास क्षेत्र में लड़ाई जारी है। रूस ने अभी भी यूक्रेनी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके सैन्य उद्देश्य अभी भी अस्पष्ट हैं। युद्ध की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा रही है। दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे गए हैं, साथ ही अनगिनत नागरिक भी मारे गए हैं। लाखों यूक्रेनी अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, पड़ोसी देशों या यूक्रेन के भीतर ही शरण ले रहे हैं। युद्ध का यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। भाग 7, एक वैश्विक संकट। यूक्रेन में युद्ध के गंभीर वैश्विक परिणाम हुए हैं। इसने रूस और पश्चिम के बीच मौजूदा भू राजनीतिक तनावों को बढ़ा दिया है, जिससे अविश्वास और टकराव का एक नया युग शुरू हो गया है। युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को भी उलट दिया है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं और आपूर्ति बाधित हुई है। एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक रूस ने पश्चिम के साथ अपने गतिरोध में अपने ऊर्जा निर्यात का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया है। इस संघर्ष ने वैश्विक खाद्य संकट को भी जन्म दिया है। एक प्रमुख अनाज निर्यातक यूक्रेन ने युद्ध के कारण अपने कृषि उत्पादन को बुरी तरह बाधित होते देखा है। यूक्रेनी बंदरगाहों की रूस की नाकेबंदी ने अनाज की खेप को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने से रोक दिया है, जिससे कई विकासशील देशों में भोजन की कमी और कीमतों में वृद्धि हुई है। यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ाव और संघर्ष के दूरगामी परिणामों को उजागर किया है। भाग 8, युद्ध की मानवीय कीमत। चौंका देने वाले आंकड़ों के अलावा यूक्रेन में युद्ध एक बहुत बड़ा मानवीय त्रासदी है। परिवार बिखर गए हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और भविष्य बर्बाद हो गया है। इस संघर्ष के शारीरिक और मानसिक घाव आने वाली पीढ़ियों तक बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूक्रेन के लिए भारी समर्थन के साथ प्रतिक्रिया दी है। युद्ध से विस्थापित लोगों को मानवीय सहायता, वित्तीय सहायता और शरण प्रदान की है। हालांकि जरूरतें अभी भी बहुत ज्यादा हैं और इस संघर्ष के दीर्घकालिक परिणाम यूक्रेन के लिए, रूस के लिए और दुनिया के लिए अभी भी सामने आ रहे हैं। भाग 9, एक अनिश्चित भविष्य। जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध आगे बाराच रहा है, इसका अंतिम परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। शांति वार्ता रुक गई है और बातचीत से समाधान का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। यह संघर्ष रूस और पश्चिम के बीच छद्म युद्ध में बदल गया है,
जिसमें प्रत्येक पक्ष अपने अपने सहयोगियों को सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। आगे बढ़ने के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना भी शामिल है। यूक्रेन में युद्ध सभी के लिए एक त्रासदी है। यह संघर्ष की मानवीय कीमत और शांति की तत्काल आवश्यकता की कड़वी याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखना चाहिए, रूस को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और एक न्यायसंगत और स्थायी शांति की दिशा में काम करना चाहिए।